हेलो हिंदुस्तान। आइए ले चलते हैं आज आपको भारत के इतिहास की एक अनकही कहानी बताने के लिए। ये 1962 था, नवंबर 1962। सरकार की जारी घोषणा के अनुसार भारत चीन युद्ध में करीब 4000 सैनिक या तो लापता हुए या हताहत हुए या मारे। एक बड़ा इलाका अक्साई चीन ने कब्जा कर लिया। नेफा, जिसे आज अरुणाचल कहते हैं, चीन ने कब्जा कर लिया और नेफा का कमांडर भाग करके दिल्ली में बैठा था। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा राष्ट्रीय अपमान का कोई वक्त हिंदुस्तान के इतिहास में आया होगा। आइए देखते हैं क्या कारण थी इसके। एक चीज, भारतीय सेनाओं की शहादत को एक जोरदार सैल्यूट। चीन की तरफ से 80,000 सैनिक डिप्लॉय किए गए और भारत की तरफ से 12,000 सैनिक डिप्लॉय किए गए। बावजूद उसके अंतिम दम तक सैनिकों ने लड़ाई लड़ी थी। फिर गलती कहां थी? भ्रष्ट था हमारा राजनीतिक तंत्र। भ्रष्ट थे नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में बैठे हुए देश के नीति नियंता। आइए बात करते हैं कौन थे वो। सबसे पहले मेनन, लंदन का एक अक्खड़ बैरिस्टर, बदमिजाज बैरिस्टर, जो किन्हीं रहस्यमय कारणों से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के नजदीक आया, उनकी किताबों की मार्केटिंग किया करता था, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री की। और क्या बात थी, अगर इन दोनों के पत्रों को पढ़े तो लगता है कि जैसे बड़ी उत्कंठा रहती थी दोनों में मिलने के लिए। शायद यही कारण था। जब आजाद हुआ हिंदुस्तान तो अप्रत्याशित रूप से मेनन को उच्चायुक्त बना दिया गया लंदन में। सब लोग परेशान थे। अक्खड़ और बदतमीज मेनन ये बताने में गुरेज नहीं करता था सब जगह कि वो तो प्रधानमंत्री का बड़ा नजदीकी है। खुशवंत सिंह जाने माने पत्रकार हैं, उनको पंडित नेहरू ने भेजा था इसकी छानबीन करने के लिए मेनन की। तो उन्होंने पाया कि ये ड्रग एडिक्ट है, लगातार नशे में रहता है ऑफिस में। उन्होंने पाया कि इसके बहुत सारी औरतों के साथ संबंध थे और यह मानसिक यौन रोगी था। इसको बिजली के झटके भी दिए जाते थे। बात जब इतनी आलोचना हुई तो नेहरू जी ने हटा करके उसे मेनन को उच्चायोग संयुक्त राष्ट्र संघ में भेजा। वहां भी ढाक के 3 पार। और इंतहा तो तब हुई जब 1957 में नेहरू ने बुला करके इसे रक्षा मंत्री बना दिया। इस बदमिजाज आदमी को, जिसकी वजह से उस समय के हीरो प्राइवेट ऑफ आर्मी जनरल थिमैया को एक बार इस्तीफा तक देना पड़ा था। तो ये एक पोल था। एक बात बताऊं, साम्यवादी था, ये लेफ्टिस्ट था। दूसरे नेहरू वामपंथी थे, ये भी विचारधारा से। और 1949 में जब आजादी के बाद हमें ताइवान को मान्यता देनी चाहिए थी, ये जानते हुए कि चीन का नेचर साम्राज्यवादी है, हमने चीन को मान्यता दी। आज हम ताइवान के राजनीतिक शरण स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब तिब्बत हड़प कर लिया ना चाइना ने, तो जानते हैं पंडित नेहरू ने कहा था कि हमें विश्वास में तो ले लिया होता। दैट मीन्स तिब्बत देने की तकलीफ नहीं थी, चौधराहट में कहीं कमी आई। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर तिब्बत ना होता, अगर तिब्बत चीन के नियंत्रण में न गया होता तो आज भारत और चीन के बीच में बफर स्टेट था तिब्बत। और ऐसी हालत में हजारों करोड़ रुपए प्रतिदिन सीमाओं पर होने वाला खर्च बच सकता था। दिस वॉज हिमालयन ब्लंडर बाय नेहरू जी। दूसरा, चौवन लाई पर विश्वास करना। इतिहास में जो सबसे धोखे वाले नारे थे, सबसे झूठ नारे बने हैं, उनमें से एक हिंदी चीनी भाई भाई। चीनी कभी किसी का भाई नहीं हो सकता। चीनी की प्रवृत्ति आपने श्लाघा की है, किसी का भाई हो ही नहीं सकता। 1959 में जब दलाई लामा भारत आ गए, हालात और बिगड़ने लग गए। चीनी सीमाएं अतिक्रमण करने लग गई। युद्ध के पहले ही अक्साई चीन, ये समूचा क्षेत्र अतिक्रमित किया जा चुका था। पाकिस्तान अपना हिस्सा बना चुका था, चीन यहां पर रास्ता बना चुका था। और हम विरोध पत्र दे रहे थे, और विरोध पत्रों का माओ की तरफ से जवाब, ये साम्राज्यवादी नक्शों पर आधारित बातें दोनों देशों के बीच में संबंध बिगाड़ेंगी। अजीब सी आत्मश्लाघा में था हमारा देश। जनरल थिमैया बार बार कह रहे थे कि चीन का खतरा है,
फ्रंटियर को तैनात की जाए, उधर आर्म्स एंड एमुनिशंस खरीदे जाएं, लेकिन बदतमीज मेनन का कहना था कि नहीं, खतरा पाकिस्तान से है। क्यों चीन से नहीं था? वामपंथी था ना। कैसे मानते कि चीन के साथ खतरा हो भी सकता है? और इंतहा तब हुई जब विदेश यात्रा पर रवाना होते हुए जवाहरलाल नेहरू जी ने 16 अक्टूबर को यह बयान दिया कि हमने अपनी सेनाओं को आदेश दिया है कि चीनियों को हमारी सेना के भीतर से बाहर खदेड़ दिया जाए। आर्मी ऑफिसर्स स्तब्ध थे, क्योंकि न तो संसाधन थे, न आदेश थे, और चीन उसे आक्रमण करने का एक बहाना चाहिए था जो मिल गया। कोहे में खाजिए कि नेफा जो अरुणाचल प्रदेश है, वहां का कमांडर बनाया गया लेफ्टिनेंट जनरल बीएम कौल को, जिसने जिंदगी में कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी, जिसकी एकमात्र खासियत थी कि कुछ रहस्यमय कारणों से नेहरू जी के साथ उनके संबंध बड़े मधुर थे, जिनको मेरे शब्द खराब लग रहे हो ना, अनटोल्ड स्टोरी लेफ्टिनेंट जनरल बीएम कौल की पुस्तक के फोटोग्राफ्स देखें। ये अनुभवहीन, ये नाकारा जनरल अपनी सेनाओं को छोड़ करके नेफा में भाग करके दिल्ली में आकर के हॉस्पिटलाइज हो गया और वहां से अपनी सेनाओं को कमान दे रहा था। 5 दिनों तक हिंदुस्तान की सेनाएं बिना कमांडर के लड़ी थी इस क्षेत्र में। आखिरकार चीन ने अरुणाचल पर कब्जा कर लिया था। तिब्बत को दिया जाना चीन के आक्रमण की जैसे प्रस्तावना थी। एक और दुश्मन था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। लगातार पता नहीं क्या था इस पार्टी में कि देश के खिलाफ जाना जैसी इनकी सिफत थी। 1942 में देश कह रहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, और ये कह रहे थे नहीं तुम रुको। हम कह रहे थे अखंड भारत, ये कह रहे थे नहीं कम से कम 19 भागों में बांटो। और 1962 में सीपीआई का राज अलग चल रहा था कि भारत ने आक्रमण किया है, या भारत की फॉरवर्ड पॉलिसी है जिसकी वजह से आक्रमण चीन ने अपना जवाब दिया है। जानते हैं इसमें कौन थे? इसमें ज्योतिर्मय बसु जैसे लोग थे, जो अपना कैरियर स्टार्ट कर रहे थे, बाद में बड़े महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचे लोग। हरकिशन सिंह सुरजीत जैसे लोग थे। तो देश सेना सिर्फ बाहर के दुश्मनों से नहीं लड़ रही थी, भीतर भी ये जो वामपंथी थे ये अनवरत सेना को हतोत्साहित कर रहे थे। और नेहरू अपने साम्यवाद के मोह की वजह से या अपना उत्तराधिकार सुनिश्चित करना चाहते थे अपने वंश के लिए, शायद इसलिए वामपंथियों के समर्थन की जरूरत थी। कुछ कह नहीं सके। भारत के कम्युनिस्ट संसद के भीतर भारत की आलोचना करते रहे, और उधर रूस ने भी इसी समय कह दिया युद्ध के दौरान कि यद्यपि भारत हमारा मित्र है लेकिन चीन हमारा भाई है। औंधे मुंह गिरी थी भारत की विदेश नीति। इसके जिम्मेदार असंदिग्ध तौर पर पंडित नेहरू थे, मेनन थे। दरअसल पंडित नेहरू की यह सिफत थी कि उनके बारे में, उनके सामने कोई विदेश नीति और इतिहास के बारे में बात कर ही नहीं सकता था। उनको लगता था कि इससे बेहतर, उनसे बेहतर इन क्षेत्रों की समझ किसी के पास है ही नहीं। सेना को अर्दली बना दिया गया था पूरी तरीके से। सेना के अधिकारियों में आत्मविश्वास नहीं बचा था कि वे सही बातों से रूबरू करा सकते प्राइम मिनिस्टर को या फिर हमारे बददिमाग रक्षा मंत्री को। आखिरकार युद्ध हारे और इट वॉज 19 जनवरी 1963। अमेरिकन सीनेटर्स का एक दल आया हुआ था भारत। उन्होंने भारत के राष्ट्रपति से पूछा कि हमने सुना है कि लेफ्टिनेंट जनरल बीएम कौल को कैद कर लिया है, क्या ये सच है? राष्ट्रपति का एक कथन कि दुर्भाग्य से ये सूचना सही नहीं है। मेनन ने रक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दिया, लेकिन नेहरू ने स्वीकार नहीं किया। आप जानते हैं कि इंदिरा जी को राष्ट्रपति के पास जाकर के कहना पड़ा था कि मेरे पिताजी को मेनन से बचाइए। 7 दिन से इस्तीफा लिए घूम रहे हैं और आज तक इस्तीफा दिया नहीं। ये रामचंद्र गुहा जी की पुस्तक से मैं उद्धृत कर रहा हूं। कभी ऐसा हुआ कि प्रेसिडेंट ने कहा हो प्रधानमंत्री से कि इस्तीफा दीजिए उस मंत्री का? पहली बार हुआ था। आज करीब 58 साल बाद फिर एक मुकाम पर खड़े हैं हम, जहां चीन के साथ टकराहट बिल्कुल जरूरी नजर आ रही है। भविष्य क्या होगा नहीं मालूम,
लेकिन अतीत की गलतियां भविष्य में उनकी पुनरावृत्ति न किए जाने की उम्मीद रखती हैं। तो यह था चीन पर दिए गए इल्जाम और भारत और चीन के युद्ध के परिणाम का जिम्मेदार कौन था। फिर से मैं कहूंगा कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। सो जिन्होंने वीडियो पहली बार देखा है, प्लीज जस्ट सब्सक्राइब इट सो दैट हिस्ट्री के अनछुए प्रसंगों के साथ हम आपके पास लगातार आते रहें। जल्द मिलेंगे आपसे, तब तक स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।